तो आज जवाब देना पड़ेगा में हम बात कर रहे हैं उस तबाही की जिससे केरल कांप उठा। वायनाड में इस तरफ चारों तरफ तबाही देखने को मिल रही है। सवाल कई सारे कि आखिरकार वायनाड में ऐसी परिस्थिति क्यों बनी। एनडीआरएफ की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, कितनी चुनौती पेश आ रही है आज इसी में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि वायनाड में मरने वालों की संख्या फिर से बढ़ चुकी है। लैंडस्लाइड से अब तक 63 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड की चपेट में आए 400 परिवार। मौके पर राहत और बचाव का काम इस वक्त चल रहा है, लेकिन परिस्थितियां विषम बनी हुई हैं, हालात गंभीर बने हुए हैं और उन्हीं हालातों को समेटे ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार बारिश और इन बारिशों के बीच ग्राउंड जीरो पर जो इस वक्त ऑफिसर्स, एनडीआरएफ के अधिकारी, स्थानीय प्रशासन मौजूद है, वायुसेना की टीम मौजूद है। बड़ी चुनौती, कड़ी मशक्कत इस वक्त पेश आ रही है। इस तमाम इलाकों से लोगों को निकालने में कहा जा रहा है कि जो इस वक्त भूस्खलन हुआ, क्योंकि ये वायनाड के कई हिस्सों में हुआ है, वहां पर दरअसल मिट्टी, पत्थर और उसके ऊपर जो पेड़ पौधे हैं उसके ऊंच नीच वाला वो टीलों का इलाका है और वहीं पर ये घटना घटी। आप इन तस्वीरों के जरिए उस हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है, कॉन्टिन्यूटी में बारिश की वजह से वहां पर जो प्रशासन है उसको काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परिस्थितियां इस वक्त विषम बनी हुई है। केरल के वायनाड में एक भीषण हादसा हुआ, भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बता पाना कठिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। यह प्राकृतिक हादसा इतना विकराल है कि सेना को भी इसमें उतारना पड़ा। अचानक आए सैलाब ने लोगों को संभलने तक का वक्त नहीं दिया और कई जिंदगियां परवान चढ़ गई। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड मंगलवार की सुबह तड़के करीब 2 बजे हुआ। इसके बाद सुबह करीब 4:10 पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से करीब 400 परिवार फंस गए। बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि जाहिर है कि चिंता की बात है। आज सदन में भी इसकी गूंज सुनाई दी। बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं कि राज्यसभा में वायनाड लैंडस्लाइड पर जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है, उन्होंने कहा कि घटना से सब दुखी हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। केरल सीएम से फोन पर बात भी प्रधानमंत्री ने की है। वायनाड में राहत बचाव का काम इस वक्त जारी है, ये जेपी नड्डा कहते हुए, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी घटना घटी उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और आज राज्यसभा के भीतर भी ये मुद्दा उठा। सभापति जी, जैसा कि अभी यहाँ चर्चा शुरू हुई और सभी हमारे माननीय सदस्यों ने एक तरीके से अपनी चिंता व्यक्त की और उन्होंने जो वहाँ घटना घटी है और जो त्रासदी हुई है, जो एक बड़ी त्रासदी है, उसके प्रति उन्होंने कंसर्न शो किया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यह जो त्रासदी है, ये सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है। और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के उस पक्ष के, सभी पार्टियों के सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। ये एक बड़ी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ऐसी घटनाओं से हम क्या सीखते हैं और इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, वहां पर मौजूदा हालात क्या कुछ हैं, जरा इसको और बेहतर तरीके से हम आपको समझाते हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, परिचय करवा दूं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सत्येंद्र, आप पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एनआईडीएम के, आपका स्वागत करते हुए। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे, मौसम विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद है, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले डॉक्टर सत्येंद्र, आपके पास ही आते हुए, क्योंकि अभी तक जो हम तस्वीर देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से जो सामने आ रही है, नजर आता है कि वहां पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, स्थानीय प्रशासन मौजूद है। काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही है। मैं आपसे समझना चाहूंगी आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से कि वहां पर इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितनी बड़ी चुनौती पेश आ रही होगी टीमों के सामने, और ऐसे सिचुएशन में पहली प्राथमिकता क्या होती है? डॉक्टर सत्येंद्र। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसके लिए काफी हद तक मानव के जो हमारे विकास के कार्य जिसको कहते हैं सोशल एक्टिविटीज, वो भी अपने सब एक्सटेंट निकल जाए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अभी ऑपरेशन चल रहा है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है जान माल की सुरक्षा। कैसे लोगों को वहां से निकाले जाए, उसमें मेन जो
इंटरप्शंस हो सकते हैं, वो बेसिकली बीच बीच में लगातार लैंडस्लाइड का भी खतरा है। तो जो ऑफिसर्स है, एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के, पुलिस के, मिलिट्री के, उन लोगों की भी सुरक्षा अपना एक मुद्दा रहता है। तो चूंकि वहां पर लैंडस्लाइड की और भी संभावना है, जैसे कि आप लोग भी अपने समाचार में भी कहा कि 2-3 बार ये लैंडस्लाइड हुआ है, तो और बारिश भी लगातार हो गई। तो बारिश के बाद क्या होता है कि लैंडस्लाइड एक बार तो मेजर होता है, लेकिन उसके बाद छोटे छोटे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, तो उसकी संभावना रहती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस को कैसे सुरक्षित तरीके से, जो हमारे रेस्क्यू ऑफिसर्स हैं, रेस्क्यू में जवान लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा को भी ध्यान रखते हुए इसको किया जाए। और साथ साथ जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है, जैसे हमारी एनडीआरएफ वेल इक्विप्ड है इस चीज में कि कहाँ पर आदमी फंसा हुआ है, क्योंकि कई मलबे के नीचे भी दबे हुए, उनको निकालना है, उनकी डेड बॉडीज को भी निकालना है, कुछ लोगों की तो भाग्य से। तो उन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए हमारी एनडीआरएफ की और दूसरी टीम्स है, आर्मी टीम्स हैं, वो इसमें लगी हुई है। तो उन सब चीजों को तवज्जो देते हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़े साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे में चलाने की आवश्यकता आपने है। तो 2-3 बातें बहुत अहम कही, हम आगे इस पे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आप कह रहे हैं और सही में ये बात माननी होगी कि इसके लिए बहुत हद तक आम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम आगे से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र आपके पास आते हुए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से जो रेस्क्यू में टीमें लगी हुई हैं उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। अगर मैं पूरे मौसम को लेकर के बात करूँ तो आने वाले वक्त के लिए उस पूरे इलाके में और खासतौर पर जहाँ पर ये घटना घटी है, क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से आप बताएंगे? बिल्कुल, अभी वहां पे लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से ट्रफ लाइन हमारी है तो अभी भी वहां बारिश होने की संभावना है। और ये परिस्थितियां लगातार, देखिए जो पहाड़ों पर ये परिस्थितियां और पहाड़ जो दरक रहे हैं, चाहे वो हमारे उत्तराखंड के हों, चाहे हिमाचल के हों, कहीं के भी पहाड़ हैं, उन पे सबसे ज्यादा तो जो दिक्कत आ रही है कि जो हम लोग हरे पेड़ काट रहे हैं। इसके बाद भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे लगातार तेज धूप, बारिश, गर्मी, पहाड़ों में जो दरारें लगती हैं उनमें रॉक परफॉर्मेंस एक बनने लगता है, और वो एक समय ऐसा आता है जब पहाड़ टूटने लगता है। और जब भूकंप जैसी प्राकृतिक झटके अगर कहीं नीचे भी आते हैं तो उनका असर भी ऐसी प्राकृतिक घटनाओं पर असर डालता है और भूस्खलन हो सकता है। इसी के साथ जब कभी बादल फटने की जो घटना होती है पहाड़ों पर, जिसमें थोड़ी जगह में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, उनको बादल फटना कहते हैं, और वहां बादलों में इतना पानी इकट्ठा होता है जो करोड़ों लीटर होता है, और वो पानी जब एक जगह पहाड़ पर गिरता है तो भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। और कभी कभी गुरुत्वाकर्षण के साथ भी अपक्षय इसका कारण हो सकता है। आजकल मानव निर्मित कई तरह की चीजें हैं, जैसे हम खनन करते हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं, इनमें संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में, चाहे हमारा उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे दक्षिण भारत के पहाड़ हो, यानी कि डॉक्टर सुरेंद्र आप ये कह रहे हैं कि हाल में, क्योंकि अब ये जो खबरें हैं बादल फटना, कहीं पर भूस्खलन, ये खबरें बहुत आम हो गई हैं। कोई भी पहाड़ी राज्य आप उठा लीजिए, ऐसे क्षेत्र उठा लीजिए, वहां से खबरें ये आती रहती हैं। तो क्या अब ये मांग करके चले कि इसके पीछे जो विकास कार्य हो रहे हैं वो जिम्मेदार है? नहीं, विकास कार्य एक जिम्मेदार नहीं हो सकता है। इसके लिए देखिए, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रही है, आप देख रहे हैं पहले बादलों की सीट 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर लंबी बनती थी। अब इस समय कुछ सालों से जो बादल क्लाउड फॉर्मेशन होती है वो बहुत छोटे इलाके में होती है, और उतने इलाकों में बारिश हो जाती है, जिसको हम पॉकेट में बारिश होना कहते हैं और खंड वर्षा कहते हैं। ये स्थितियां लगातार पूरे देश में कई सालों से देखी जा रही हैं। और इसके बाद भी और भी कई ऐसी चीजें हैं कि जैसे कहीं अगर भूकंप आता है, तो जब भूकंप आता है तो उसमें कई झटके होते हैं, और जो कमजोर पहाड़ होते हैं, तो जैसे आपको ने बताया कि पहाड़ों में दरार बन जाती हैं, और राक फॉर्मेशन होती है, और ये राक डीमेंट फॉर्मेशन जब बनने लगता है तो उस समय पहाड़ हमारा कमजोर हो जाता है। इसके बाद जो हम हरे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, लगातार पहाड़ों का खनन कर रहे हैं,
लेकिन और क्लाइमेट इसके चेंज के बाद पीछे जो कारण क्या, हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपने बहुत अहम मसला उठाया है और सबसे बड़ी बात है केवल हमारे देश में नहीं बल्कि अगर दुनिया में हम देख ले तो ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती है अलग अलग हिस्सों में। डॉक्टर सत्येंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी और इसी सवाल के साथ, क्योंकि अगर इस पूरे क्षेत्र की जब बात होती है तो कहा जाता है कि यहाँ पर सॉइल इरोजन काफी ज्यादा है, यहाँ की भौगोलिक स्थितियां भी ऐसी है, इसके अलावा जंगल से जो पेड़ों की कटाई है, क्या ये वो तमाम अहम फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से भूस्खलन की घटना यहाँ पर हुई? डॉक्टर सत्येंद्र, ये एक यहाँ कुछ ये एक वेस्टर्न जो हमारे टॉप्स है, जो वेस्टर्न इसको घाट्स कहते हैं, यह इकोनॉमिकली बहुत सेंसिटिव जोन है। इसके लिए ये हमारे यूनेस्को के इसमें भी आता है कि सेंसिटिव जोन में पहचाना जाता है। इसके लिए कमेटी बनी 2011 में, जिसने रिपोर्ट दी थी, गार्डन कमेटी, उसके कुछ रिकमेंडेशन थे। उसके रिकमेंडेशंस ये थे कि यहाँ पर कोई भी विकास का कार्य किया जाए तो पर्यावरण, तो यहाँ के जो पर्यावरण है, लोकल इकोलॉजी है या लोकल जो हमारे, उसको ध्यान में रखते सब विकास कार्यों को किया जाए। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, विकास कार्य जरूरी है, लेकिन विकास कार्य का और प्रकृति का एक समन्वय होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है कि संतुलित तरीके से किया जा सके। तो गार्डन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसके रिकमेंडेशन है कि ये विकास कार्य को उस बात को ध्यान में रखते, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया है। लेकिन देखने में अभी क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी है वो भी बड़ी मैकेनाइज्ड हो गई है, उनके कारण भी काफी नुकसान हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन है, तो उसके कारण भी फॉरेस्ट क्या होता है, पेड़ जो होता है वो पकड़ के रखता है मिट्टी को। क्योंकि यहाँ की जियोलॉजी को देखें तो जियोलॉजी यहाँ की ऐसी है कि जिसके अंदर ऐसे पत्थर है तो फिसलने वाली शिस्ट है, ये बहुत जल्दी फिसाइल होते हैं, बहुत जल्दी फिसलते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अभी क्या हुआ कि प्राकृतिक और ये मानव जनित दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी जो रेनफॉल है बहुत लिमिटेड एरिया में होता है, 300 मिलीमीटर रेनफॉल एवरेज। वायनाड का जो रेनफॉल है वो साल में 3000 मिलीमीटर के आसपास है, यदि मैं गलत नहीं हूँ। तो ये 300 मिलीमीटर एक दिन में 1/10 रेनफॉल यहाँ पर हुआ। और इसका कैसे असर होगा, कितना रेनफॉल पानी के अंदर, जमीन के अंदर गया, वो भी देखने की, क्योंकि जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो पानी को सोखने की क्षमता जो है जमीन की, ठीक है, यानी कि एक दिन में नहीं हुआ है। और दूसरा जो अहम बात, सर वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, दूसरा जो अहम बात जो आपने कही वो ये कि जब विकास और प्रकृति का सामंजस्य नहीं बैठेगा तब ऐसी परिस्थितियां होगी। अगर हमें आगे बढ़ना है तो दोनों का सामंजस्य बिठाना होगा और तभी आगे बढ़ना होगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और भारत 24 के दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।